नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब भाभी के सम्मान के लिए ननद ने अपने ही भाई को सिखाया सबक। मैं अचानक चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। बीच में ही पायल ने पकड़ लिया। देव की आवाज़ कानों से टकराई। ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रही। होश आया तो बिस्तर पर थी। पायल ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोली, मम्मी अब कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। मुझे क्या हो गया था? पायल ने कहा, कुछ नहीं, आप बेहोश हो गई थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था, शायद माइग्रेन का दर्द फिर उठा था। पायल बोली, मम्मी आप आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मैंने उस समय जैसे तैसे खाना खाया। पायल ने बताया कि मैं आज आपके पास सोऊंगी, पापा बाहर सो जाएंगे। मैंने दवाई खाई और सो गई। रात में 2-2:30 बजे नींद खुली तो मुझे लगा कि अब कुछ आराम है। बच्चे गहरी नींद में थे। मैं आंख बंद करके पड़ी रही, पर अब नींद ही नहीं आ रही थी। यह मन भी बड़ा चंचल है, इसे मौका मिलना चाहिए और यह दौड़ने लगता है। मेरे मन को भी आज मौका मिला और उसने यादों की गलियों में दौड़ लगा दी। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। उस समय सबने बहुत समझाया, पर मैं जिद पर अड़ी रही कि शादी करना है तो देव से ही, अन्यथा नहीं। अंत में मैं देव की दुल्हन बनकर अपने घर आ ही गई। सब ने मुझे हाथों लिया। ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। जीवन बगिया फूलों की खुशबू से महक रही थी। 12 महीने बसंत ही बसंत था। सास ससुर ननद और रिश्तेदार सब बगिया में तरह तरह की खुशबू महका रहे थे। अब बगिया में 2 फूल, पायल और दीपेश भी आ गए थे। ननद दीप्ति भी अपने ससुराल चली गई। वह वहाँ खुश थी। धीरे धीरे शादी को 10 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक दिन नामालूम कब एक बदबूदार हवा का झोंका जीवन बगिया में आ गया, जिसने धीरे धीरे सारी बगिया को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। जब कई दिन गुजर गए तब देव ने बताया कि व्यापार में आजकल घाटा चल रहा है, हाथ तंग है। मैं थोड़ा विचलित हुई, पर मैंने अपने को संभाल लिया। एक दिन देर रात देव नहीं आए और जब आए तो नशे में थे। मैंने कोई बात नहीं की और चुपचाप सो गई। सवेरे देव देर से उठे। मैं बच्चों को स्कूल भेजकर देव को उठाने पहुंची। देखा वह अब भी नशे में थे। मैं किसी तरह से बाहर आई और अपने काम में लग गई। अब यह इनका लगभग रोज का नियम बन गया। देव नशे में ही घर आने लगे। मैं कुछ कहती तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। पापा जी मम्मी जी के संकोच से मैं कुछ कहती नहीं। देव सवेरे उठकर तरह तरह के खाने की फरमाइशें करते। दिन में मैं समझाने की कोशिश करती तो हाँ हाँ कहते। रात में फिर वही हाल हो जाता। इसी तरह महीनों निकल गए। दीपेश की स्कूल की फीस जमा करने का समय आया। मैंने देव से फीस मांगी तो बोले, कैसी फीस? स्कूल तो जाता नहीं है। उन दिनों टेस्ट के बाद छुट्टियां चल रही थी। सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? 3 महीने की फीस जमा करनी है, फीस चाहिए। दूसरे दिन शाम को इन्होंने फीस के अतिरिक्त मुझे कुछ और रुपए दे दिए। धीरे धीरे मैं देख रही थी इनका बाहर जाना बढ़ता जा रहा था। पहले हम सब अक्सर बाहर जाते थे, अब तो महीनों गुजर जाते हैं हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए। देव अक्सर पूरी पूरी रात घर से बाहर रहते और पूछने पर मुझे काट खाने को दौड़ते। मुझे अब अक्सर सिर दर्द होने लगा। इधर मम्मी जी भी बीमार रहने लगी। इसी बीच दिवाली आ गई। घर का काम बढ़ गया। मैंने कहा, एक काम वाली लगवा कर मिठाई बनवा लेते हैं। तो देव तुरंत बोले, पैसे क्या तुम दोगी? देव का बोलने का तरीका इतना खराब था कि आज भी याद करके मन दुखी हो जाता है। बच्चों के नए कपड़े लाने थे। पापा जी बोले, क्या करना है? अभी थोड़े दिन पहले तो खरीदे थे। बेचारे बच्चे मन मार कर रह गए। मुझे बड़ा बुरा लगा। वह तो अच्छा हुआ मेरे पापा जी ने सबके लिए कपड़े खरीदवा दिए तो बच्चों को पता नहीं चला। उधर मेरा बीपी बढ़ रहा था, सिर दर्द से फटने लगा। मुझे कोई डॉक्टर को दिखाने भी नहीं ले गया। मैं उसी हालत में घर में काम करती रही। इसी तरह चलता रहा। इधर मैं देख रही थी मम्मी जी ने भी काम करना कम कर दिया था। पहले हम दोनों बातें करते रहते थे, पर अब मम्मी जी अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। एक दिन देव अचानक आए और बोले, तुम्हारे पास 20,000 रुपये हैं, मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें 2-4 दिन में दे दूंगा। मुझे बहस करना अच्छा नहीं लगा। रुपए निकाल कर दे दिए। वह दिन है और आज का दिन है। रुपए वापस नहीं मिले। मुझे इनके दोस्तों से पता चला कि ये जुआ खेलने लगे हैं। बिजनेस पर ध्यान देना लगभग बंद हो गया है।
पापा जी की पेंशन से काम चलता रहा। मेरी तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही थी, टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब डॉक्टर के पास चलने के लिए कहो तो कहते हैं समय नहीं है, बिजनेस देखूं या तुम्हें। मैं किसी तरह किसी के भी साथ डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर जो प्रिकॉशन लेने को कहते, इनको बताओ तो इन्हें समझ में ही नहीं आते। इसी तरह समय गुजरने लगा, इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। ऊपर से अब गाहे बगाहे मम्मी जी और पापा जी की तलखी बढ़ती जा रही थी। बच्चों से भी ढंग से बात नहीं करते थे। पायल के तो जैसे पीछे ही पड़े रहते। वह परीक्षा में कितने भी नंबर लाए, तीनों को कम ही लगते। पायल भी अब सबसे चढ़ने लगी थी, अपने पापा के तो सामने ही नहीं आती। पायल के इंटर की परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। घर में सारे दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता। पापा जी तो कुछ समझना ही नहीं चाह रहे थे। इनके तो ढंग और निराले हो गए थे। इसी माहौल में पायल की परीक्षाएं हो गई। उसके नंबर अच्छे ही आए, 78%। पर किसी को कोई खुशी नहीं हुई। अब कॉलेज के एडमिशन की तकरार शुरू हो गई। देव ने कहा क्या ज़रूरत है बाहर पढ़ाने की, लड़की है, यही एडमिशन करा दो। फिर हाथ झटक कर बोले वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे मत मांगो। इस बात पर मेरी और देव की बहुत लड़ाई हुई। पायल को भी सब दिख रहा था, वह खूब रोई। लेकिन अब मैंने निश्चय किया कि पायल का एडमिशन इंदौर में ही करना है। और सबके विरोध के बावजूद मैंने फीस का इंतज़ाम दीदी से रुपए लेकर किया और पायल का एडमिशन इंदौर में करवा दिया। इधर दीपेश भी हाई स्कूल कर चुका था, उसकी पढ़ाई चल रही थी। घर का माहौल देख अब मुझे लगता कि छत से कूद जाओ या कहीं भाग जाओ। देव तो जैसे भावना शून्य हो गए थे। उन्हें बस अपने काम से मतलब रहता, बाकी कभी नहीं पूछते कि बच्चे कैसे हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी है। पायल के बारे में तो कभी पूछते ही नहीं थे। मिलने जुलने वाले मुझे देखते तो पूछते कि यह क्या हाल बना रखा है, तबीयत खराब है क्या। मैं सबसे हंस कर कहती कि हाँ बस ऐसा ही समझ लीजिए। जरा सा साड़ी पहन बिंदी लगा घर से बाहर निकलती तो देव तुरंत कहते कहाँ चली बन ठन कर, जबकि घर बाहर के सब काम मुझे ही करने होते। समय अपनी गति से चल रहा था। पायल की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया था। हम सब खुश थे। वह घर आई थी। दीपेश का एडमिशन नोएडा में हो गया था इंजीनियरिंग के लिए। मेरी तबीयत अब खराब ज़्यादा रहने लगी थी, पर मैं घर के सब काम काज बदस्तूर कर रही थी। कभी कभी हालत ज़्यादा बिगड़ जाती, दवाएं खाकर थोड़ा आराम कर लेती तो ठीक होकर फिर काम करती। कल सुबह से मेरी कमर में भयंकर दर्द था, हाथ भी सूज रहा था, नसें एकदम तन गई थी। मैंने देव से कहा आप पराठे बेल दीजिए, मैं सेक दूंगी। या तुरंत बोले मेरे से कह रही हो, तुम्हारी लाडली क्या कर रही है। इनके कहने का तरीका मुझे इतना ख़राब लगा। पायल उस समय बाथरूम में थी। वैसे भी मुझे लगता है दोनों बच्चे थोड़े दिन ही तो आए हैं, फिर दोनों चले जाएंगे, इसलिए आजकल मैं दोनों का अतिरिक्त ख्याल रख रही थी। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने जैसे तैसे पराठे बनाए तो ये बीच में आकर बनवाने लगे। इन्होंने नाश्ता किया और चले गए। मैं किचन से निकलकर जरा बैठी ही थी कि मम्मी जी आकर बोली मुझे दूध निकाल कर दे दो। मैं दर्द से बेहाल थी। मैंने कहा प्लीज़ मम्मी जी आप खुद ले लीजिए। मम्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। फिर मैंने उठकर थोड़ा खाने की तैयारी करी। मैंने नहीं देखा कि मम्मी जी ने दूध लिया है कि नहीं। थोड़ी देर बाद पापा जी ने पूछा आज मशीन लगेगी या नहीं। मेरी हिम्मत कुछ काम करने की नहीं हो रही थी, बहुत कमज़ोरी लग रही थी। मैंने धीरे से उन्हें मना कर दिया। शाम को 4-5 बजे दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। मैं खड़ी होकर उन्हें देख रही थी और हंस रही थी। तभी जैसे बिजली कड़की। देव कमरे में आए और चीखे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी के काम को मना करने की। उन्हीं का खाती हो और उन्हें आंख दिखाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, खड़ी हंस रही हो। पर इतना सब सुनने के पहले ही मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरते गिरते बची। अगर पायल ने पकड़ ना लिया होता। देव की आवाज़ सुनाई दी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी तो मैं जैसे स्वप्न से जागी। सवेरा हो चुका था, लेकिन मेरे जीवन की सुबह कब होगी कुछ पता नहीं था। आज मैं पायल के साथ ही डॉक्टर के पास गई। उन्होंने पता नहीं किस किस तरह के टेस्ट बता दिए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मुझे तमाम तरह के रोग निकले, जिनका सबका कारण तनाव ही था। अब मैं किसी को क्या बताऊं कि मुझे क्या तनाव है, यहाँ तक कि अपनी दीदी को भी नहीं बता सकती। एक दिन मैं दोपहर में सो रही थी, करीब 4 बज रहे थे कि अचानक शोर होने लगा।
मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी ननद दीप्ति आई हुई है। थोड़ी देर में दीप्ति मेरे गले लग रही थी। सब आश्चर्यचकित थे कि दीप्ति अचानक कैसे आ गई। खैर, दीप्ति के आने से घर का माहौल एकदम बदल गया था। इस बार मैंने महसूस किया कि दीप्ति ने जीजाजी को फ़ोन नहीं किया, न ही उनका फ़ोन आया। मुझे लगा कि आया होगा, ज़रूरी नहीं कि मेरे सामने ही आए। बहन को देख देव खुश थे। मम्मी जी भी रोज़ खाने के लिए उनकी पसंद का ही खाना बनवा रही थी, पर दीप्ति हर काम में मेरी मदद कर रही थी। जब 4-5 दिन इसी तरह बीत गए तो मुझे लगा कि दीप्ति कुछ बदली बदली लग रही है। जीजाजी की बातें कुछ कम कर रही है। शाम को मेरा मन नहीं माना तो मैं 2 कप चाय लेकर दीप्ति के कमरे में गई। देखा वह अनमनी सी बिस्तर पर लेटी है। मुझे देखते ही उठ गई और चाय ले ली। फिर मैंने कहा, दीप्ति सच बताओ क्या चल रहा है? वह एकदम अचकचा गई और बोली, कुछ नहीं भाभी, क्या हुआ? मैं एकदम सीरियस थी। सच कहो क्या बात है? मैं बोली। दीप्ति बोली, सही पकड़े हैं भाभी, कहीं कुछ गड़बड़ है। मुस्कुराकर उसने बताना शुरू किया तो मैं दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे वह मेरी ही कहानी सुना रही है। उसने बताया, भाभी समीर का डिमोशन हो गया। बताइए इसमें मैं क्या करूं? पिछले 6 महीने से उसने मुझे इतना तंग कर दिया कि कह नहीं सकती। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो दीप्ति ने मुझे चुप करा दिया और सुनाती ही चली गई राम कथा। मुझे लगता रहा जैसे मेरी ही बातें मुझे सुना रही है। अंत में बोली, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं कोई काम कर लूँगी। और वह फूट फूट कर रो पड़ी। जब तक मैं कुछ कहती देव ने आकर उसे संभाल लिया। वह एकदम भावुक हो गए। अरे तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तेरे माँ बाप जिंदा हैं, मैं हूँ ना, परेशान मत हो। मैं उन दोनों को वैसी हालत में छोड़कर अपने कमरे में आ गई और एक निर्णय लिया कि मेरे माँ बाप भी अभी जिंदा हैं। मैं उनके पास क्यों नहीं जा सकती? मैं इनका क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? जल्दी जल्दी बैग ढूंढकर उसमें ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी देव कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, वीड़ा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जाओगी तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। सॉरी, 1000 बार सॉरी। मैं अवाक खड़ी थी। यह देव ही है या दीप्ति का भाई या कोई स्वार्थी लड़का? देव एक दूसरे ही रूप में मेरे सामने खड़ा था। करीब आधा घंटा वह मुझे मनाता रहा। मैं सोच रही थी कि दीप्ति 6 महीने नहीं सह पाई और मैं तो पिछले कितने सालों से यही सब झेल रही हूँ। है ना गजब? कहीं देव का यह दिखावा तो नहीं? नहीं, इस समय सच बोल रहा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि स्त्री का सम्मान ही सब कुछ होता है। देव गंगा मैया की, बच्चों की, सबकी कस्में खा रहा था। अब मैं सिर्फ रो रही थी। जब काफ़ी देर हम इसी तरह रोते रहे तो जैसे हल्के हो गए। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, जैसे एक नया ही दरवाज़ा खुला हो। बाहर तूफान के बाद की शांति थी। किसी ने किसी से कुछ बात नहीं करी। सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सूरज अपनी किरणों में एक नई चमक लेकर आया, जिससे अंधेरा मिट गया और सबके दिल साफ साफ दिखने लगे। मुझ में भी एक नई स्फूर्ति थी। देव सच में बदले बदले लग रहे थे। मम्मी जी, पापा जी भी बदले हुए लग रहे थे। शायद बेटी का दुख था या बेटे के बदलने की खुशी। उस पर ऐसा लगा कि बगिया में फिर सुगंधित फूल खिल आए हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए खुश हूँ या दीप्ति के लिए परेशान। खैर, अब मुझे लग रहा था कि देव बदल गए हैं, पर दीप्ति को देखकर मन दुखी हो रहा था। उसके बच्चे कितने परेशान हो रहे होंगे। तभी एक रात में पायल के कमरे में दूध रखने जा रही थी। कुछ खुसुर फुसुर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। कान लगाकर सुना तो दीप्ति कह रही थी, अंत भला तो सब भला, अब मैं कल चली जाऊंगी। इतना सुनते ही मैं कमरे में आ गई। मुझे देखते ही दोनों के चेहरे फक पड़ गए, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। क्या बात है भाई, मुझे देखते ही चुप क्यों हो गई? मैंने कहा तो दोनों चुप ही रहीं। फिर दीप्ति बोली, भाभी कोई बात नहीं है, आप प्लीज नाराज मत होइएगा। मैंने आंखें दिखाकर कहा, बात बताओ। पायल बोली, बुआ बता दो। दीप्ति ने कहना शुरू किया, भाभी दरअसल अभी मेरे आने के बाद जो कुछ हुआ वह पहले से तय था। मतलब मेरा आना, रोना, समीर का फ़ोन ना आना, बच्चों का बात ना करना, मेरा समीर से झगड़ा और समीर का डिमोशन वगैरह सब नाटक था। भाभी, यह मेरा और पायल का प्लान था, भाई को सबक सिखाने के लिए। दरअसल पायल ने मुझे काफ़ी पहले आपके और भाई के बारे में बता दिया था। तब हम दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई। भगवान का शुक्र है प्लान सफल रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाभी आप नाराज़ मत होना और भाई को कभी पता मत चलने देना। अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना। पायल भी विनती करती हुई बोली, मम्मी अब पापा और आपके बीच सब ठीक है, इसे ऐसा ही चलने दो।
मैं निरुत्तर थी, थोड़ा मुस्कुराई और दीप्ति का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सच दीप्ति, तुमने मेरे कारण बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। अगर पासा उल्टा पड़ता तो क्या होता। और हम तीनों धीरे धीरे हंसते हुए गले लग गए। मेरे सीने से एक बोझ भी उतर गया था कि दीप्ति कष्ट में है। अब मुझे बहुत खुशी थी कि सब पहले जैसा हो गया। दूसरे दिन दीप्ति यह कहकर दिल्ली चली गई कि मम्मी पापा सब ठीक हो गया है, मैं चलती हूँ। यह मुझे ही पता है कि दीप्ति ने मेरे बच्चों के लिए क्या किया है। उस दिन एक प्यारी ननद और बेटी का सखी रूप देखने को मिला, जिसने प्रयासों से मेरी उजड़ती हुई बगिया में फिर से बहार ला दी। उस दिन के बाद से मेरी बगिया धीरे धीरे और महकने लगी। सारी गंदगी दीप्ति के झूठे आंसुओं के साथ बह गई। अब हर तरफ बहार ही बहार थी। बहन ने अपने भाई को सुधार दिया और मुझे लगा कि मेरी बेटी अब समझदार हो गई है। इसका सारा श्रेय पायल को ही जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? पायल और दीप्ति का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।